चैप्टर 12 देख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में देखिए, थर्म मतलब होता है टेम्परेचर, हीट, गर्मी, डायनेमिक्स यानी मूवमेंट। तो जो ब्रांच है फिजिक्स की या साइंस की, जो टेम्परेचर के मेजरमेंट से डील करती है, उसे हम कहते हैं थर्मोमेट्री। और जितने भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर का अनुमान लगाने के लिए, उनको हम कहते हैं थर्मोमीटर्स। हीट हीट ये एक फॉर्म है एनर्जी का, जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ट्रांसफर होती है जब उनको कांटेक्ट में रखते हैं। यानी कि अगर हायर टेम्परेचर होगा, मान लीजिए 70 है, और दूसरा आप मान लीजिए दूसरे का टेम्परेचर 30 है, तो 70 जो है वो 30 की तरफ टेम्परेचर अपना देगा, और 70 30 50 के करीब आने की कोशिश करेंगे। तो हीट या थर्मल एनर्जी बॉडी की, ये क्या है? ये उसके काइनेटिक एनर्जी का सम है। बेसिकली एनर्जी है, तो जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन सबके काइनेटिक एनर्जी का ये सम है। अभी काइनेटिक एनर्जी का सम, काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ से आ रही है? तो एनर्जी कहाँ से पैदा हो रही है? वो उसके ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, यानी कि घुमावदार, सीधा और झंझना, यानी कि वाइब्रेशन, जब हिलती है कोई चीज, इन तीनों मोशन के कारण है। जो एसआई यूनिट है हीट एनर्जी की, वो है जूल। अगर प्रैक्टिकल यूनिट आप हीट एनर्जी की देखें तो कैलोरी है। एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। तो एक कैलोरी वो क्या है? एक क्वांटिटी है आपके हीट की, जो जरूरत होती है ताकि आप बढ़ा सके, रेज करें टेम्परेचर 1 ग्राम का पानी आपके पास है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। फिर से समझिएगा, एक कैलोरी क्या होता है? एक कैलोरी वो हीट की क्वांटिटी है जो हमें जरूरत होती है ताकि हम 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ा सकें 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। इसको हम कहेंगे कि 1 कैलोरी है। मैकेनिकल एनर्जी या वर्क, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में। यानी कि आप एक वर्क यूनिट जो होगी वो J इंटू क्यू होगी, यानी कि J जो है जूल है, मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट कह सकते हैं हीट का, जूल। और J आपका यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और उसकी वैल्यू जैसे मैंने बताया आपकी ये वाली है। टेम्परेचर किसी भी बॉडी का वो डिग्री होता है, किसका? या तो हॉटनेस या कोल्डनेस। तो डिग्री जो हॉटनेस की होगी या कोल्डनेस की होगी किसी भी बॉडी का, उसे हम टेम्परेचर कहेंगे उस बॉडी का। जो डिवाइस है जो हम यूज करते हैं ताकि हम टेम्परेचर मेजर कर सकें, उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। जो हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर लैब में लाया जा सकता है वो करीबन इतना, ये इसकी वैल्यू है। लोएस्ट अगर आप ला सकते हैं तो वो इतना ला सकते हैं, दोनों पावर्स है। तो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है, चाहे टेम्परेचर को आप बनाएं, प्रोड्यूस करें, या फिर इसका मेजरमेंट करें, खासतौर पे जब आप 0 केल्विन के करीब पहुंचते हैं, उसे हम कहते हैं क्रायोजेनिक्स। क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स। लेकिन जो मेजरमेंट है टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर का, बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये तो 0 केल्विन पे है, अगर आप और ऊपर जाएं, बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करें, उनको हम कहते हैं पायरोमेट टेम्परेचर। जो कि सन के अंदर, सूरज के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना, वो इतना होता है, और सरफेस पे करीबन 6000 केल्विन होता है। इस तरीके से आप देखिए कि कैसे हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर के वैल्यूज़ हैं। हम सेंटीग्रेड में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, केल्विन में भी नापते हैं। तो अगर आपको कोई भी कभी भी एक शब्द आए एनटीपी या एसटीपी, तो आप ये समझिएगा 273.15 के की बात हो रही है। अभी एनटीपी एसटीपी क्या है, मैं आपको अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग स्केल जो टेम्परेचर के चल रहे होते हैं, उसमें सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, और आपका केल्विन स्केल है।
जो अलग अलग स्केल चल रहे हैं। सेल्सियस स्केल, इस स्केल में जो टेम्परेचर है, बेसिकली ये सारे ही स्केल ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर को नापने के तरीके हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, यहाँ पर सेल्सियस स्केल में उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। और जो स्पेस है दो पॉइंट्स के बीच में, आप समझिएगा कि इसको हम 0 से लेकर 100 के बीच में डिवाइड करते हैं, और एक एक करके डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, एक एक इक्वल पार्ट, यानी 0 से 100 के बीच में 100 पार्ट्स मिलेंगे आपको। यहीं पे अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, तो ये जो स्केल है टेम्परेचर का, यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है इसकी, जो यहाँ पर 0 डिग्री लिया गया वो यहाँ 32 डिग्री लिया जाता है, लेकिन ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो करीबन 212 लिया जाता है। और जो स्पेस है दो पॉइंट के बीच में, वो किसमें देखिए 32 और 212 को माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 180। 180 बराबर पार्ट्स आप निकलेंगे इसमें। जबकि केल्विन स्केल की बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर आइस का, वो करीबन 273 केल्विन लिया जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, 373 केल्विन लिया जाता है। और इसके बीच में भी जैसे यहाँ से यहाँ तक 100 डिवीजन है, यहाँ पर भी 100 डिवीजन होते हैं। अगर आप इनके बीच में कन्वर्जन देखें, यानी कि रिलेशन देखें और कन्वर्जन देखें, तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ध्यान रखिएगा सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट में तो डिग्री बोलते हैं, लेकिन यहाँ डिग्री केल्विन नहीं होता। तो रिलेशन जो अलग अलग स्केल्स का है वो इस तरीके से है। अगर आप फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना चाहें सेंटीग्रेड में तो आप ये यूज़ करेंगे, अगर आप फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना चाहें केल्विन में तो आप ये यूज़ करेंगे। इस तरीके से है ये। अगर आप सेंटीग्रेड करना चाहते हैं केल्विन में तो ये है। तो तीन आपके अलग अलग रिलेशनशिप बन रही है इसमें। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, तब्दील होती है, यानी जो भी प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, वो चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। इसको हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो थर्मोमीटर्स के लिए हमारे पास, क्योंकि थर्मोमीटर्स जो किसको मेजर कर रहे हैं, थर्म को मेजर कर रहे हैं। और थर्म का मतलब होता है कि भाई हीट है, कुछ एनर्जी हम कर रहे हैं। तो अलग अलग जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है वो हम देख रहे हैं। एक तो प्रेशर है गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि P1/T1 इक्वल टू P2/T2, और साथ में जो PT है वो बराबर होता है P0 1 प्लस T/273। एक और रिलेशनशिप है इसमें, T इक्वल टू PT माइनस P0/P100 माइनस P0 इंटू 100, ये डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो P है, और आप कहें P100 है या PT है, ये सारे के सारे जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे आपके प्रेशर है। ये प्रेशर है 0 डिग्री पे, अगर P0 माने तो ये P0, ये 0 डिग्री पे। P100 आपका 100 डिग्री पे, देखिए P0 आपका 0 डिग्री पे, P100 आपका 100 डिग्री पे, और ये जो PT है ये आपका T डिग्री पे। ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, ये इसकी इनकी रेंज है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर मटेरियल या मेटल्स का देखें आप, क्योंकि रेजिस्टेंस जब बात करते हैं मेटल्स की बात होती है, तो ये जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेटल का, इसको दिया जाता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा और बीटा ये मेटल के लिए कॉन्स्टेंट्स है। अब अगर बीटा बहुत ही छोटा है तो आप इसको हटा सकते हैं, सीधा RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी भी ले सकते हैं। इसमें अल्फा क्या था फिर, अल्फा था जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा होता है। और जो R0 और RT आपने देखा वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये 0 डिग्री पे, ये T डिग्री पे। तो अल्फा का कैसे निकल के आया, R2 माइनस R1 बाय R1T2 माइनस R2T1, जिसमें R1 और R2 आप जो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर T1 पे और ये टेम्परेचर T2 पे। तो T कैसे निकल के आएगा, RT माइनस R0 बाय R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें R100 जो है रेजिस्टेंस है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है, अगर आप इसको जब थ्योरी में देखेंगे तो इसका रेंज देखिए, ये टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकता है।
अब लेंथ है मर्करी कॉलम की किसी कैपिलरी ट्यूब में, तो एल टी आपका है L0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है इसमें, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है तो ये लीनियर एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का। L0 इसमें आपका लेंथ है मर्करी कॉलम का 0 डिग्री पे, एल टी है आपका जो लेंथ मर्करी कॉलम T डिग्री सेंटीग्रेड पे। थर्मो ईएमएफ, थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब दो जंक्शन थर्मोकपल के, इनको आपने अलग अलग टेम्परेचर्स पे रखा, तो एक थर्मो ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा इन जो जंक्शन है उसके बीच में। वो क्या करेगा, वो चेंज करेगा टेम्परेचर डिफरेंस इन जंक्शंस के बीच में। जो थर्मो ईएमएफ होगा E उसको दिया जाता है AT प्लस BT स्क्वायर, जिसमें A आपका है और B आपका है कांस्टेंट है। जो मेटल्स को ज्वाइन किया गया उनका एयर भी कांस्टेंट है। जो अननोन टेम्परेचर अगर आप निकालना चाहें हॉट जंक्शन का, जब कोल्ड जंक्शन आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, तो उसका भी फॉर्मूला है ET/E100 इंटू 100, ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है। E100 इसमें क्या है, थर्मो ईएमएफ है उस हॉट जंक्शन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये थर्मोकपल जैसे मैंने बताया वो भी यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, बहुत अच्छा मेजरमेंट करता है टेम्परेचर का। अब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यदि कोई भी हीट या एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है दो बॉडीज में, अगर वो कांटेक्ट पे हो, तो बॉडीज को हम कहते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यदि दो बॉडीज ए और बी ये सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी और थर्ड बॉडी सी से, तो जो बॉडी है ए और बी ये इक्विलिब्रियम में होंगी एक दूसरे से। समझिए, अगर ए बी से है, ए सी से है और बी भी सी से है, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है वाटर का, ट्रिपल पॉइंट जो संख्या है प्रेशर और टेम्परेचर की जिसमें वाटर कोएग्जिस्ट करता है, इसे एक ही स्टेट में एक साथ, यानी कि ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर जहां पर आइस, वाटर और वेपर ये तीनों स्टेट के जो मैटर के हैं उसमें कोएग्जिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का 273 केल्विन टेम्परेचर और 0.46 सेंटीमीटर ये प्रेशर। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो जितनी हीट ज़रूरत होती है ताकि हम एक यूनिट मास किसी सब्सटेंस का है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसको बढ़ा दें, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इतनी हीट की ज़रूरत होती है कि 1 यूनिट मास को आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दें। इसको आप C और S से रिप्रेजेंट करते हैं। जो SI यूनिट है वो जूल पर किलोग्राम है, तो डेफिनेशन भी इसका यहाँ पर है क्योंकि टेम्परेचर आ रहा है, तो L की पावर 2 T की पावर -2 थीटा की पावर -1। जो स्पेसिफिक हीट है पानी की, वाटर की 4200 है, या अगर इसको CGS सिस्टम में देखा जाए तो 1 है। बहुत हाई है बाकी की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो गैसेस दो टाइप की उनमें स्पेसिफिक हीट होती है। अगर गैसेस के बारे में बात की जाए, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV, और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। ओके, तो अगर आप इसको CP और CV बोले, इसको मैं कहता हूँ कि भाई चलिए एक CP है एक CV आ रहा है, ये आपका CP हो गया। तो जो स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर CP ये वाला, ये ज़्यादा होता है स्पेसिफिक हीट जो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि CP आपका बड़ा है CV से, CP इज ग्रेटर देन CV। जो मोलार स्पेसिफिक हीट्स की बात करें तो CP माइनस CV आपका R के बराबर होता है। R उसमें गैस कांस्टेंट होता है। और इस रिलेशनशिप जो आप ये रिलेशनशिप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं मेयर्स फार्मूला। जो रेशियो है दो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस यानी CP/CV, इसको हम कहते हैं गामा। और ये जो वैल्यूज होती हैं इसमें एटॉमिसिटी भी चल के आती है। मैं आपको और भी चीज़ बताऊंगा कि जो अमाउंट है हीट एनर्जी की जो हमको ज़रूरत पड़ती है या फिर उसकी इतनी ज़रूरत पड़े ताकि टेम्परेचर चेंज हो जाए किसी भी सब्सटेंस का, वो कैसे आता है, Q = mc डेल्टा टी। अब इसमें मास आ गया है, मास इसमें C आ गया स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी आ गया है चेंज इन टेम्परेचर। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, Q, राइट। थर्मल या हीट कैपेसिटी
हीट कैपेसिटी होती है किसी भी बॉडी की, वो किसके बराबर होती है? वो इसके बराबर होती है या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी के बराबर होती है, हीट कैपेसिटी, जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाती है। रिक्वायर्ड टू, जितनी भी बॉडी को उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दे तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम इसकी हीट कैपेसिटी कहते हैं, हीट कैपेसिटी। अब इसमें हम इसको MC कह सकते हैं। C इसमें स्पेसिफिक हीट है सब्सटेंस की, और ये M आपका मास है इस बॉडी का। जो SI यूनिट है वो जूल पर केल्विन है। वाटर इक्विवेलेंट की बात करें तो ये क्या है? ये वो क्वांटिटी है पानी की जिसकी थर्मल कैपेसिटी बराबर होती है हीट कैपेसिटी उस बॉडी की। फिर से समझिएगा, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि ये वो क्वांटिटी है वाटर का जिसकी थर्मल कैपेसिटी बराबर होती है उस बॉडी के हीट कैपेसिटी से, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है M इंटू S। S हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, और हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी के बराबर होता है W, वाटर इक्विवेलेंट। अब लेटेंट हीट की बात करें तो जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, कहाँ पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर यूनिट मास। किसके लिए? जो स्टेट में चेंज हो रहा है उसे हम कह रहे हैं लेटेंट हीट। फिर से समझिएगा कि अब यूज हीट एनर्जी की बात हो रही है जो जज्ब होगी या फिर रिलीज होगी, ली जाएगी या रिलीज होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे पर यूनिट मास। अगर स्टेट, मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है तो हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, ताकि जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है उसको हम कहते हैं Q इक्वल टू ml। m इसमें मास है सब्सटेंस का, n आपका लेटेंट हीट है, तो इसका यूनिट कैलोरी पर ग्राम या फिर आप जूल पर केजी ले सकते हैं। डिमेंशन इसका L की पावर 2 T की पावर -2। अगर पानी की बात करें तो उसकी जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है या कंडेंसेशन टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, देखिए वो अलग अलग चीज़ है क्योंकि अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है, तो 540, 40.8, 2260 अलग अलग इसके यूनिट्स में है। अगर पानी की बात करें तो जो नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर है या मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री। जैसे ये 100 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगी इस जगह पे? ये भी अलग अलग आपके यूनिट में है, तो 80 भी है, 60 भी है, 336 भी है। अब आप देखें कि अगर आप स्टीम से आपको बर्न लगा या फिर गर्म पानी से लगा तो आपको ज़्यादा बर्न किस में होगा? देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो स्टीम है उसमें आपकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है। तो इसी कारण से कि अगर आप देखें 100 डिग्री बॉइलिंग में 100 डिग्री कन्वर्ट होता है, जबकि अगर स्टीम की बात करें तो 536 हीट निकल के आती है। तो यहाँ स्टीम जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसी जगह पे ज़्यादा आपको एनर्जी देती है। जैसे स्नोफॉल हुआ तो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का है वो कैसा हो जाता है? वाई? क्योंकि एक कथनी है कि -1 और 1 इसके बीच में ही स्नो होता है। अगर स्नो गिर रही है इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर वो -10, -20 तक नहीं जाएगा। क्या है कि जो स्नो है वो हीट एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर से जब ऊपर से नीचे आती है। तो हम कहते हैं कि जो माउंटेन है, जब वहाँ पर स्नोफॉल होता है तो इतना ज़्यादा आपको ठंड महसूस नहीं होती, लेकिन जब आइस मेल्ट होता है तो कोल्ड लगता है, तब ठंडक होती है। तो अगर स्नोफॉल हो रहा है तो ये आपका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब इस तरीके से होता है कि आपको ठंड ना लगे। तो ज़्यादा शिवरिंग होती है। अगर आप आइसक्रीम का इफेक्ट देखें जो दांत पे लगे, अगर पानी ठंडा हो जो बर्फ से आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो आइसक्रीम है वो आपकी किस में लग रही है? आइसक्रीम दांत पे लग रही है, और ये ज़्यादा अमाउंट हीट टीथ से लेती है, इसलिए एकदम झंझनाहट सी होती है। मेल्टिंग ये कन्वर्जन है सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड स्टेट पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसको हम मेल्टिंग कहते हैं। इवापोरेशन मतलब होता है कि लिक्विड का कन्वर्जन वेपर पे सारे टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट भी ले सकते हैं, इसको हम इवापोरेशन कहते हैं। बॉइलिंग की बात करें, जैसे अब लिक्विड है, कोई पदार्थ है जो लिक्विड पदार्थ है, जैसे पानी समझ लीजिए, इसको हम ग्रेजुअली हीट करें तो किसी टेम्परेचर पे जो जो या कि कहें टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है इस लिक्विड का
वो बराबर किसके हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जो बबल है वेपर, जो वेपर बन रहा है वो ऊपर उठेंगे सरफेस से, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं बॉइलिंग लिक्विड का। जो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड बॉयल होता है उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो इंक्रीज होता है जैसे आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे। अभी मैं इसका एक बाकायदा आपको ग्राफ बताऊंगा कि किस तरीके से प्रेशर और डेंसिटी के हिसाब से ये वेरी करता है। सब्लिमेशन, अगर आप सॉलिड को देखें तो सॉलिड जो वेपर स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। होरफ्रॉस्ट, वेपर को का सॉलिड में एक टाइम पे बदल देना, उसी टाइम बदलना, उसे हम कहते हैं होरफ्रॉस्ट। कैलोरीमेट्री क्या होती है, ये वो ब्रांच है हीट ट्रांसफर की जो डील करती है आपकी, कैलोरी मतलब होता है हीट, मेट्री मतलब होता है उसको नापना। तो मेजरमेंट ऑफ हीट, ये मेजरमेंट है, ये हीट है वो यूजुअली हम मेजर करते हैं कैलोरीज में, किलो कैलोरीज में। अब जो प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का, जब एक हॉट बॉडी को इस कोल्ड बॉडी के साथ आपने मिलाया तो जो हीट है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, हीट से, हीटेड एलिमेंट से, हीटेड बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी। तो बेसिकली हीट जो लॉस हो रही है वही हीट गेन हो रही है। एक बॉडी जो हीट लूज कर रही है दूसरी बॉडी उतना ही हीट गेन कर रही है। थर्मल एक्सपेंशन, ये इंक्रीज है साइज का, जैसे हीटिंग पे, उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो तीन टाइप के आपके थर्मल एक्सपेंशन है, एक सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। एक्सपेंशन का सॉलिड, एक्सपेंशन ऑफ एक लिक्विड्स और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। एक्सपेंशन जब होता है सॉलिड में तो तीन टाइप के एक्सपेंशन, जैसे मैंने कहा कि सॉलिड में तीन टाइप के एक्सपेंशन होते हैं। एक लीनियर एक्सपेंशन होता है, यहाँ पर लेंथ बढ़ती है जब आप हीट करेंगे किसी बॉडी को। तो इंक्रीज इन लेंथ किस तरीके से दिया जाएगा, L2 इक्वल टू L1 और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L2 इसमें इनिशियल, ये फाइनल लेंथ है, L1 इनिशियल लेंथ है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हुआ कि जब चेंज इन टेम्परेचर हुआ तभी तो लेंथ बड़ी घटी, और अल्फा जो है ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा वो दिया जाता है डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। इस तरीके से एल जो है आपका रियल लेंथ है, डेल्टा एल आपका चेंज इन लेंथ है, और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है। जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, अगर एरिया बढ़ रहा है हीटिंग के कारण, एरिया बढ़ रहा है उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। जो इंक्रीज हो रहा है एरिया, A2 को दिया जाता है A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। A1 और A2, इसमें A1 जो है इनिशियल एरिया है, A2 फाइनल एरिया है, बीटा इसमें जो दिख रहा है ये कोएफिशिएंट है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कह सकते हैं। अब जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ ये सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, एरिया एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, बीटा होगा डेल्टा ए बाय ए इंटू, मतलब डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता है ये। तो जो ए है इसमें एरिया है आपका, डेल्टा ए आपका चेंज इन एरिया है, डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है। अगर क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करें तो जो एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम में जब हीट करेंगे इसको हम कहते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। जो इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम V2 वो किसके बराबर होगा, V2 इक्वल टू V1 1 प्लस गामा टी। V1 और V2 इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम है, गामा इसमें कोएफिशिएंट है क्यूबिकल एक्सपेंशन का। जो कोएफिशिएंट है क्यूबिकल एक्सपेंशन का वो दिया जाता है डेल्टा V बाई V और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसमें V जो है वो रियल वॉल्यूम है, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम है, और डेल्टा T आपका चेंज इन टेम्परेचर है। अगर रिलेशन देखा जाए इन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, सुपरफिशियल या क्यूबिकल एक्सपेंशन में, तो बीटा बराबर होता है 2 अल्फा, गामा बराबर होता है 3 अल्फा। यानी कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का रेशियो जो है वो है 1:2:3। इस तरीके से आता है ये। लिक्विड का एक्सपेंशन होता है, लिक्विड का एक्सपेंशन, अब देखिए लिक्विड का एक्सपेंशन कहाँ होगा, इसमें तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट कैसे देंगे, यहाँ पर वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है। तो अगर देखा जाए कि जो एक्सपेंशन हो रहा है लिक्विड का, जब एक्सपेंशन हो रहा है मान लीजिए किसी कंटेनर में लिक्विड है, तो अब जैसे आप हीट करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है अपरेंट, इसको हम अपरेंट एक्सपेंशन कह रहे हैं। जो कोएफिशिएंट है अपरेंट एक्सपेंशन लिक्विड का उसको क्या कहेंगे, हम गामा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितना वॉल्यूम बढ़ा, अपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, राइज इन टेम्परेचर क्या था। अगर आप रियल एक्सपेंशन देखें किसी लिक्विड का, जब एक्सपेंशन उस कंटेनर की बात कर रहे हैं जिसमें लिक्विड है, जब हीटिंग आप करेंगे ये भी इसको अकाउंट में लेंगे। देखिए
इस केस में अपरेंट में हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, हीटिंग को हम अकाउंट में नहीं ले रहे, नॉट टेकन इनटू अकाउंट। लेकिन यहाँ पर रियल एक्सपेंशन में हम जो हीटिंग है उसको अकाउंट में ले रहे हैं। तो जो ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन होगा उसे हम रियल एक्सपेंशन करेंगे, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन जो यहाँ पर है वो रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम है, यहाँ पर अपरेंट है। और राइजिंग टेम्परेचर तो खैर है ये वाई आर वाई ए ये दोनों मेजर करते हैं हम सेंटीग्रेड में, और ये सेंटीग्रेड -1 की पावर -1 है, 1 सेंटीग्रेड पे आता है। तो वाई आर जो होगा वाई ए और वाई जी, यानी इन दोनों का आप समीशन देख लीजिए, जिसमें वाई आर आपका रियल है, वाई ए आपका अपरेंट है, और वाई जी क्या आ गया फिर, वाई जी आपका है क्यूबिकल। ये है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, किसका, जिस कंटेनर में रखा गया है, कंटेनर का है ये। अब पानी का जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। जब आप देखेंगे कि इसका मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊं, जो वाटर है वो जब टेम्परेचर इसका ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो है, तो जो टेम्परेचर वाटर को इंक्रीज किया जाता है ज़ीरो से, तो उसका जो अगर मान लीजिए मैं ये वॉल्यूम का ये वॉल्यूम लिया मैंने वाई एक्सिस में और टेम्परेचर लिया एक्स एक्सिस में, तो देखिएगा कि ये 4 डिग्री तक, मतलब अगर इसको यहाँ पे 5 10 इस तरीके से बनाऊँ, तो ये 4 तक ना डिक्रीज होता है करके, और उसके बाद ये बढ़ता है इस तरीके से। तो 4 डिग्री तक मिनिमम होता है, मतलब वॉल्यूम सबसे कम यहाँ हो जाता है। मतलब अगर आप कहें कि वॉल्यूम डिक्रीज होता है 4 तक, यानी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी, क्योंकि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी से। 4 डिग्री तक तो ये सब बहुत कम हो जाता है, उसके मतलब जो वॉल्यूम है उसके बाद ये बढ़ता है। इसको हम एनोमलस बिहेवियर कहते हैं वाटर का, बाकी से अलग है थोड़ा सा इसका बिहेवियर। अब एक्सपेंशन जो हो रहा है गैसेस में, दो टाइप के एक्सपेंशन है गैसेस में, एक वॉल्यूम एक्सपेंशन है, एक आपका प्रेशर वॉल्यूम कोएफिशिएंट है, एक प्रेशर कोएफिशिएंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देंगे, इसको मैं दिखता हूँ इस तरीके से, गामा वी, ये आप जहाँ देख पा रहे हैं ये आपका गामा पी। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो जो चेंज हो रहा है, वेरिएट हो रहा है वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस। देखिए वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर सेल्सियस, इसको कहते हैं वॉल्यूम कोएफिशिएंट। इसमें जो V0 है और V1 और V2 है, ये आपका 0 डिग्री पे है, ये T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। इसी तरीके से दूसरे कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की बात करें जो कि आपका प्रेशर कोएफिशिएंट है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो चेंज हो रहा है प्रेशर पे पर यूनिट प्रेशर, देखिए चेंज इन प्रेशर पर यूनिट प्रेशर पर डिग्री सेल्सियस, इसको हम कहते हैं प्रेशर कोएफिशिएंट। इसमें जो P0 है वो 0 डिग्री पे है, P1 P2 आपके T1 और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे प्रेशर है। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें, एक्सपेंशन हो रहा है, तो जो जब हम रेल बिछाते हैं तो आपने देखा होगा उनके बीच में छेद होते हैं, उनके बीच में होल, मतलब थोड़ी सी जगह दी जाती है, क्योंकि जैसे हीटिंग होगी, इतना धूप होती है, तो वो रेल थोड़ी सी लोहा एक्सपैंड होता है। जो ट्रांसमिशन केबल है वो टाइटली फिक्स नहीं करते आप पोल्स में, वो थोड़े से उनमें लूज किए जाते हैं, लूज रखते हैं। जो आयरन रिम है जो आप कार्ट व्हील में डालते हैं, वो हमेशा थोड़ा सा जो उनकी डायमीटर होती है थोड़ी कम होगी जो व्हील है उससे। जो ग्लास टॉपर होता है वो अगर आप देखें ग्लास बॉटल में जैम अगर हो गया है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप हल्का सा उसे गर्म कर दीजिए तो वो निकल के आ जाएगा आपका नेक से बॉटल के। कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा मैं फिर से डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हम बढ़ाते हैं या कहें कि टाइम पीरियड का जो इंक्रीमेंट होता है, जो पेंडुलम क्लॉक होती है वो स्लो हो जाती है समर में और वो टाइम लूज करना शुरू कर देती है। जो लॉस ऑफ टाइम है, इस टाइम पीरियड को हम डेल्टा टी को हाफ अल्फा डेल्टा थीटा टी के से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लॉस ऑफ टाइम है किसी भी टाइम इंटरवल टी में, अब आप इसको डेल्टा टी को हाफ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा टी। और ज़रा हायर टेम्परेचर पे अगर हम जाएंगे, एक स्केल अगर एक्सपैंड किया जाए तो जो स्केल रीडिंग है वो कम हो जाएगी जो ट्रू वैल्यू है, यानी कि ट्रू वैल्यू जो बराबर होती है स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इसमें डेल्टा टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन जो लोअर टेम्परेचर स्केल रीडिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी,
या कहेंगे कि ट्रू वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। अब जो ब्रांच मेजरमेंट कर रही है टेम्परेचर का, वो ब्रांच साइंस की हम कहते हैं थर्मोमेट्री। और जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं ताकि टेम्परेचर को मेजर कर सके, उनको हम कहते हैं थर्मोमीटर्स। समराइज करते हैं, जो जीरोथ लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो ये बताता है कि दो सिस्टम आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तीसरे सिस्टम के साथ यदि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे से। कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए सी के साथ और बी सी के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और यही जो जीरोथ लॉ है, यही टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट लेके आया है। जो इंटरनल एनर्जी है, अंदर की एनर्जी किसी सिस्टम की, वो किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जो इसके अंदर मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी जो भी कंटेंट्स हैं, जिसमें मॉलिक्यूल लेवल पे अगर हम बात करें, अब इसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है? जो काइनेटिक एनर्जी है, इट डज नॉट इंक्लूड द ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ध्यान रखिएगा, पूरी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की नहीं हो रही है, बल्कि जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी हो रही है। हीट और वर्क, ये दो मोड है एनर्जी ट्रांसफर के सिस्टम में। और हीट एक ऐसा एनर्जी ट्रांसफर है, जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो सिस्टम में आएगा, सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग पे जाएगा। वर्क क्या है? ये एनर्जी है, ये ट्रांसफर हो रही है। आप ये कहें कि चाहे वो सिलेंडर से पिस्टन चल रहा हो जिसमें गैस हो, या फिर आप कोई वेट ऊपर या नीचे जा रहा हो जो इसके साथ कनेक्टेड हो, वहां से ये जो वर्क है वो एनर्जी ट्रांसफर के मीन्स से हो रहा है। जो पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, ये बड़ा जनरल लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो आप सिस्टम में अप्लाई करते हैं, जहां पर जो एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी जो आ जा रही है, चाहे सराउंडिंग से सिस्टम में आए, सिस्टम से सराउंडिंग में जाए, ये हो सकता है हीट के थ्रू हो या वर्क के थ्रू हो। तो ये कहता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इसमें जो है वो हीट सप्लाइड है सिस्टम को, डेल्टा डब्ल्यू जो है ये वर्क डन है सिस्टम द्वारा, और डेल्टा यू ये चेंज है, ये जो तब्दीली हो रही है इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, वो है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ही है एक तरीके से। जो हीट कैपेसिटी है किसी भी सब्सटेंस की, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? S इक्वल टू 1/m डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब देखिए इसमें जो m है ये मास है, मास है सब्सटेंस का। डेल्टा क्यू आपका हीट की जितनी जरूरत है ताकि आप टेम्परेचर डेल्टा डी को तक चेंज कर सके, मतलब T2 माइनस T1। जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सब्सटेंस की, यहाँ पर बस आपको म्यू इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो इस तरीके से बनती है, जहां पर म्यू आपका आता है नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स क्या है सिस्टम के? अगर आप सॉलिड की बात करें तो जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है वो देता है C इक्वल टू 3R। अब जो कैलोरी है ये पहले की यूनिट थी हीट की, लेकिन आज भी इसको यूज करते हैं। एक कैलोरी वो अमाउंट है हीट का जो आपको जरूरत पड़ेगी ताकि जो टेम्परेचर है 1 ग्राम पानी का आप 14.5 डिग्री से 15.5 मतलब 14.5 से 15.5 तक बढ़ा सके, यानी कि एक कैलोरी आपका 4.186 जूल के बराबर होता है। अगर आइडियल गैस की बात करें तो जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, वो एक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R। R क्या है यहाँ पर? ये R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट है आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, वो कुछ स्टेट वेरिएबल्स से, अलग अलग वेरिएबल से, क्योंकि स्टेट अलग अलग होते हैं मैटर के, सॉलिड लिक्विड गैस, उन स्टेट वेरिएबल के हिसाब से डिस्क्राइब होते हैं। तो जो वैल्यू है या जो मान है इन स्टेट वेरिएबल का, वो डिपेंड किस पे करता है? ये एक तो स्टेट पे करता है, वो उस पे नहीं करता है कि भाई सॉलिड से लिक्विड कैसे हुए, पाथ पे डिपेंड नहीं करता लिक्विड से गैस कैसे हुए। ये जो स्टेट वेरिएबल्स है इनके एग्जांपल में आप देखिए, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है। हीट और वर्क का ये स्टेट वेरिएबल्स नहीं है। एक इक्वेशन ऑफ जो स्टेट का है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन का, PV इक्वल टू म्यू RT। ये रिलेशन है जो कनेक्ट कर रहा है अलग अलग स्टेट वेरिएबल को, जिसमें पावर है, आपका वॉल्यूम है, एक टेम्परेचर है, बल्कि मोल्स भी है इसमें। एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस
ये बहुत स्लो प्रोसेस ऐसा है कि जो सिस्टम है वो थर्मल या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। किसके साथ? बाहरी बाहरी ओपन स्पेस यानी सराउंडिंग के साथ। एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इसमें जो प्रेशर और टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का वो चेंज मतलब अलग हो सकता है, डिफर कर सकता है। वो जिस सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं बहुत बहुत कम मात्रा में, बहुत इनफाइनिटेसिमली कम मात्रा में। एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन किसी भी आइडियल गैस का देखें, V1 से लेकर V2 तक अगर टेम्परेचर T है, तो जो हीट इन्होंने जज्ब की, एब्जॉर्ब की Q, वो W यानी वर्क डन के बराबर होती है। और दोनों का अगर मान देखें Q या W, तो म्यू RT ln log जो है बेस E है V2 बाई V1। ये वॉल्यूम है, इसमें ये आपका गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, वर्क है, हीट है। रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की बात करें तो जो सिस्टम है वो एक्सट्रैक्ट करता है, लेता है हीट Q2 कोल्ड रिजर्वायर से, जो ठंडा रिजर्वायर है, और रिलीज करता है कितनी? Q1 हीट हॉट रिजर्वायर में। तो जो वर्क डन है W हो रहा है सिस्टम में। तो जो कोएफिशिएंट है परफॉर्मेंस का इस रेफ्रिजरेटर का कैसे नापा जाएगा? अल्फा Q2 बाई W, यानी कि Q2 Q1 माइनस Q2। ये सारी Q जो है वो हीट है, W उसमें एनर्जी है। अब जो सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, ये थोड़ा अलाउ नहीं करता कुछ प्रोसेसेस को जो कंसिस्टेंट है पहले लॉ से। ये कहता है सेकेंड लॉ की केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कोई भी प्रोसेस, नो प्रोसेस ये पॉसिबल है, कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका जो रिजल्ट होगा वो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा रिजर्वायर से और उसका पूरा कन्वर्जन होगा हीट का वर्क में। ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। क्लॉशियस स्टेटमेंट क्या कहता है? कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका रिजल्ट ये होगा कि वो ट्रांसफर करे, यहां एब्जॉर्प्शन की बात चल रही थी, यहां ट्रांसफर की बात चल रही, हीट कोल्डर ठंडे ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो सके। अगर इसको बहुत आसानी से मतलब इन दोनों को समझा जाए तो जो सेकंड लॉ है वो ये बताता है कि कोई ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी ईटा के बराबर हो जो कि 1 हो, या फिर कोई रेफ्रिजरेटर ऐसा नहीं है जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फा इंफिनिटी हो। ये प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्सिबल, यदि उसको हम रिवर्स कर सकें, चाहे सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ले लें, दोनों अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए और कोई चेंज ना हो यूनिवर्स में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो नेचर में है वो इरिवर्सिबल होते हैं। अगर हम वाकई में इरिवर्सिबल प्रोसेस या आइडियलाइज इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं जिसमें कोई भी फोर्सेस डिसिपेटिव ना हो, जैसे फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ये सारे डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं। कार्नोट इंजन की बात करें तो ये एक रिवर्सिबल इंजन है जो दो टेम्परेचर T1 जैसे सोर्स है, T2 सिंक के बीच में काम करता है। तो कार्नोट साइकिल है, इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं जो कनेक्टेड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं दो एडियाबेटिक प्रोसेसेस से। जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की वो दी जाती है ईटा 1 माइनस T2 बाई T1। ये कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है। कोई इंजन ऐसा जो ऑपरेट कर रहा है दो टेम्परेचर के बीच में, कोई ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए इस कार्नोट इंजन से। अगर ये Q होता है हीट, W है वर्क, तो अगर Q बड़ा है 0 से तो हीट आपने ऐड की सिस्टम में, Q कम है 0 से तो हीट रिमूव की, हटा दी वहां से, सिस्टम से निकाली गई। अगर W ग्रेटर देन 0 से है तो वर्क सिस्टम कर रहा है, W लेस देन 0 है तो वर्क सिस्टम पे किया जा रहा है। कुछ क्वांटिटीज हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसको अल्फा V कहते हैं हम, अल्फा सब V है ये। तो अल्फा सब V जो होता है तिहाई 3 टाइम्स अल्फा L के बराबर होता है। ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। जितना हीट अप्लाई किया जा रहा है सिस्टम पे वो डेल्टा Q आपका J जो यूनिट होती है Q, ये आपका स्टेट वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक हीट S, ये S से रिप्रेजेंट होती है, थर्मल कंडक्टिविटी K से रिप्रेजेंट होती है, H इक्वल टू माइनस K dt बाई dx, ये इसका रिलेशनशिप है। तो ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।